गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 विषय विज्ञान। विज्ञान में आपने पिछले जो पाठ चलाया था उसी में अभी आगे का चैप्टर समझते हैं। कोई यहाँ पे देखिए चित्र 8.15 कान के ऊपरी भाग में उपस्थित होती है, उसे हम कर्णपाल कहते हैं, यानी कर्णपाली। यहाँ कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? चित्र 8.16। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में से भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं कि मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं। ये अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी जो प्राप्त की है, वो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाते हैं। कि अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे में इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। कि यहाँ देखिए कि चित्र पॉइंट ए और बी दिया हुआ है कि 8.17 में अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। कि क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ में इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। जो ये उभरा हुआ भाग दिखता है इसे हम पेशी कहते हैं। जो ये हाथ दिख रहा है आपको ए में कि ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, उसे ही हम पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। अब ये आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों का भी इसी प्रकार से संकुचन देख सकते हैं। जैसे अपने एक्टिविटी करते हैं, यानी प्रवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्ति में आपको ये समझ में आएगा कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी कठोर हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए पेशियों का संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो दूसरी उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। इस दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना आवश्यक होता है। यानी क्या गति के लिए हमेशा अस्थियां एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुआ अथवा घोंघा में क्या होता है? यानी इनमें हड्डियां होती हैं। आइए केंचुए कुछ जंतुओं को गतियों की अध्ययन करते हैं। यहाँ देखो जंतुओं की चाल दिया गया। जैसे केंचुआ की बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए कि इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखिए, इसकी गति का परीक्षण कीजिए। जैसे चित्र पॉइंट 18 में दिया गया है कि इसके पश्चात केंचुए को कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में भी किस केंचुए पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? जब आप चिकनी सतह पर केंचुए के रखोगे तो उसको खिसकने में प्रॉब्लम होगी। वो खिसक नहीं सकता है जल्दी, क्योंकि चिकनी उसका जो शरीर उसमें पैर नहीं होते, वो केवल खिसकता ही है। इसीलिए जब वो मिट्टी में चलता है तो वो आसानी से खिसक सकता है और आसानी से चल सकता है। इसलिए केंचुए के शरीर को एक सिरे और को दूसरे से सटाकर
रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को घटाने और बढ़ाने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्चभाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पार्श्व भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है, यानी पहले वो आगे जो अग्रभाग है उससे जो है अपनी जमीन की मजबूत पकड़ बनाता है। इसके बाद पीछे का भाग को अपना खींचता है और जिस स्वतंत्र होकर उसको छोड़ता है। इसके बाद वो संकुचित यानी सिकुड़ जाता है। तो पार्श्व भाग की आगे की ओर खींचता है, इस वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किसी प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसे आकृति होती है। ये सूख पेशियां से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। यानी जब केचुआ जमीन को खोदता है, इससे जो है जब मिट्टी उपजाऊ बनती है और ये भुरभुरी होकर के फसल को अधिक उत्पादन देने में सहायक होता है। तो आगे हम घोंघा के विषय में समझेंगे।